उधर से हुआ कि आइए, तो हमने कहा कि चलिए चलते हैं। लेकिन पहले भी साथ रह चुके हैं, एडजस्टमेंट पहले भी हुआ था, तब आप नाराज हो गए। अब किन शर्तों पर यह एडजस्टमेंट हुआ है और कब तक ये माना जाए चल जाएगा? नहीं, लंबा चलेगा। ये लंबा चलने का कारण भी है। देखिए, अब जिस चीज को लेके हम परेशान थे, हाई कोर्ट ने अभी इसी 14 को भी एक आदेश दिया है। 4 आदेश हो चुका। एक 11 मार्च 2022 को आदेश हुआ, अभी इधर फिर आदेश हुआ, और अल्टीमेटम मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को दिया कि भर राज्यभर जाति को 2 माह के अंदर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को उत्तर प्रदेश सरकार भेजे। इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बातचीत हुई, गृह मंत्री जी से भी बात हुई, अकेले मिलेंगे प्रधानमंत्री जी से तो उनसे भी बात करेंगे। तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि देश की राजनीति में चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, नौकरी हो, शून्य की स्थिति हमारे समाज की है। एक भी आईएएस पूरे देश में नहीं है, थाने पर दरोगा नहीं है, सिपाही नहीं है, और तो छोड़ दीजिए। तो इसको लेकर के हम पिछली बार हमारा यही मामला था और कोई बात नहीं थी। लेकिन पिछड़े अति पिछड़ों की जो आप लड़ाई और हक की बात करते हैं, पहले भी जब साथ थे वही मुद्दे थे, आज भी जब साथ हैं तब भी वही मुद्दे हैं, तो मुद्दों में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटते और वही काम, जैसे देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक चीज हमको अच्छा लगा कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करके जो हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन पिछड़ों को मिला, इसके पहले किसी पार्टी ने पहल नहीं की। जबकि लंबे समय से उत्थान के लिए काका कालेलकर आयोग, मंडल कमीशन, रोहिणी आयोग, तमाम रोहिणी आयोग भी इसी सरकार में बना, वो भी अपने काम पर लगे हैं। तो जो योजनाएं धरातल पे, सबसे मजे की बात कि धरातल पे जो योजनाएं कागज पे यहाँ बन रही हैं, दिल्ली ये लखनऊ जा रही हैं और लखनऊ से सीधे वो धरातल पे पहुंच रही हैं। तो ये चीजें जनता को लग रहा है कि नहीं यहाँ काम हो रहा है, क्योंकि 19 साल सपा बसपा यूपी में राजनीति किया। और क्या वजह है कि इन दोनों से नाराज होकर के 40 साल कांग्रेस ने शासन किया, नाराज होकर के आज 38% वोट वो सीधे मूव कर गया बीजेपी के साथ। आज ये लोग कहां खड़े हैं देख लीजिए आपके सामने। सवाल ये भी चल रहा है कि जब समाजवादी पार्टी से आपकी अनबन हुई, उसके बाद से आप लगातार इस कोशिश में थे कि मायावती से कुछ बात हो जाए या फिर और किसी तरह से कहीं हमारा साथ हो जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ब्रजेश पाठक जो है वो आपके अच्छे मित्रों में बन के सामने आए और उन्होंने एक रोड मैप रास्ता आपके लिए तैयार कर दिया बीजेपी में। देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव था उसी समय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने फोन करके बुलाया और ये कहा कि ओम प्रकाश जी, आप पिछड़े दलित की लड़ाई लड़ते हो, हम लोग, हमारी पार्टी ने दलित राष्ट्रपति खड़ा किया है, आप हमारे साथ आओ और वोट दो और उस लड़ाई में हम लोग मिलकर काम किया जाए। हमने कहा ठीक। फिर ये खबर दिल्ली उन्होंने दी, फिर दिल्ली बुलाया गया, मैं दिल्ली आया, माननीय अमित शाह जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखो लड़ाई जो तुम लड़ते वही लड़ाई हम लड़ते हैं, तो क्या दिक्कत है, सब लोग साथ चला जाए। ठीक, बात तो उसी समय तय हो गई थी, लेकिन अब उसका समय होता है ना किसी चीज का कि खुलासा कब किया जाए। अब वो टाइम आ गया तो अभी फिर हमको बुलाया गया यहाँ, तो हमने कहा कि ठीक है, अपना आप खुद ऐलान करिए, हम ऐलान नहीं करेंगे। आप यहाँ ऐलान करेंगे तो लखनऊ हम ऐलान करेंगे। खुलासा तो हो गया, धमाका आप 27 में बता रहे हैं। नहीं, वो 27 में विपक्ष यूपी में नहीं रह जाएगा। 24 में आप देखिएगा खाता तक नहीं खुलेगा। 27 आते आते जो इन लोगों ने किया है वो हालत हो जाएगी कि कहीं वोट मांगने लायक नहीं रह जाएंगे लोग। चर्चाएं गाजीपुर में, अब सुभाषपा का उम्मीदवार ओम प्रकाश राजभर जल्द ही इस बैठक के, एनडीए की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में, बहुत ही गुड न्यूज आने वाली है। बहुत ही सुभाषपा का परचम उत्तर प्रदेश में अब लहरेगा। राजभर समाज जो है वो पूरी तरह से भाजपा के लिए 2024 में जुट जाएगा। तमाम कयास चल रहे हैं। देखिए, आपकी बात में दम है, ऐसा नहीं है, चर्चा हम भी सुनते। मिठाई खा लें आप? खिलाएंगे। आप खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जल्दी बात हो जाए, यहां से क्लियर हो जाए तो हम बता दें फाइनल। इंतजार करें। हाँ, इंतजार। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर पहले आप असहमति जता चुके हैं। जब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे उन मुद्दों पे असहमति जता चुके हैं, तो क्या उन मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ के साथ कोई बातचीत होगी? क्योंकि इधर देखा गया कि ब्रजेश पाठक के बाकी जितने भी लोग हैं जो सेकंड लाइन में हैं, उनसे आपकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ कोई मिलकर के कोई ट्यूनिंग वाली बात या इन अपने मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ने वाली बात, उसकी जगह आप दिल्ली आना ज्यादा प्रेफर करते हैं? नहीं, सबसे ज्यादा हम वही बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से
राष्ट्रपति चुनाव और आज के बीच में कम से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाज है कि 2 दर्जन बार मैं मिला हूं। अभी यहां आने के पहले जब मैं अमित शाह जी से मिलने के लिए यहां आया था, उसके 3 दिन पहले हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई। चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला का मामला हो, मैं 3 बार मुख्यमंत्री से मिला था। उन्होंने भी स्वीकार किया कि नहीं ऐसा हुआ, अधिकारियों ने किया है, इस पर क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो उन्होंने रास्ता भी बताया। मैंने फिर बच्चों को बताया कि जो अलग अलग लड़ रहे वो सभी लोग तय करके एक जगह आओ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमारा सरकारी वकील है, आप उन बच्चों के जो वकील हैं, बैठ करके इसका कोई सोल्यूशन निकाल लें, हम एग्री हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर हम खूब हर मुद्दे पर चर्चा करते रहते हैं, तो उसका वो विकल्प भी खोजते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं, जैसे मायावती जी हैं और अखिलेश जी हैं और यूपी को सोनिया जी या राहुल जी देखते हैं, इन लोगों की ड्यूटी नहीं है कि पिछड़े दलित के साथ अगर कोई बात हो तो अगर मायावती जी अखिलेश जी मुख्यमंत्री के यहाँ चले जाएं कि भाई ये हुआ है, ये गलत है, इसमें ये हिस्सा है, इसको दिला दीजिए, तो योगी जी नहीं मान जाएंगे। लेकिन ये लोग खाली टीवी पर अखबार पे बोलेंगे। संजय निषाद जी भी सहयोगी दल हैं एनडीए के, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी अपना दल एसपी सहयोगी दल है, और अब आप भी सुभाषपा भी सहयोगी दल है। तो किस तरह से अपनी भूमिका अब आप देखते हैं? सभी लोग एक समान भूमिका देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, लक्ष्य सबका एक है, 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का और प्रदेश और देश को विकास के रास्ते पर ले जाना, गरीबों के उत्थान की जो योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंचाना, सबका एक ही लक्ष्य है। खुशी काफी हो रही होगी कि काफी दिन से सियासत में आप मुद्दे तो बहुत सारे उठा रहे थे, लड़ाई भी बहुत सारे लड़ रहे थे, लेकिन सफलता अब एनडीए में आकर के आपको मिलेगी। और 2024 का जो दंगल है उस पर आप कितनी सीटें मांगेंगे? फिर हम सरकार नहीं बनाओगे भाई, दिल्ली में सांसद हमारे हो जाएं, बस इतना है, उपस्थिति हो जाए, वहां से लखनऊ से प्रस्ताव आ जाए तो यहाँ वो प्रस्ताव को लेकर के अपना करा के पास करा दें, और जो चीजें हैं समाज की विकास के जो योजनाएं यहाँ से जाएं, उस योजनाओं की जानकारी हमको मिलते रहे, वहां मुख्यमंत्री से भी मिल करके उन योजनाओं के धरातल पे हम लोग पहुंचाते रहे। बस बैठक में आज क्या मतलब, किस पे सारे मुद्दे उठाएंगे, कुछ कहेंगे या फिर मुद्दा उठना थोड़ा है, वो तो एक दूसरे से परिचय होगा, हाथ मिलाना, गुलदस्ता देना, यही सब होगा। उसके बाद भोजन होगा, प्रधानमंत्री अपना वो डिनर पार्टी है, सब लोग छाने घोटेंगे, फिर सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, और क्या वहां होना है। सबसे बड़ी बात ये पूर्वांचल की बात होती है, राजभर समाज की बात होती है। आपने अब तक जिन सारे मुद्दों को उठाया है, जिन बातों को लेकर के आप लोगों के बीच जाते हैं, ऐसे में क्या लोगों से आपने इस बात को जानने की कोशिश की कि हम एनडीए में जा रहे हैं, एनडीए के साथी बन रहे हैं, अब आप सब लोग हमारे साथ तैयार हैं? देखिए, एक एक बिंदु पर जो आपने कहा, मैं अपने लोगों से बात की तो लोगों की ख्वाहिश रही है कि आपको सत्ता के साथ रहना चाहिए। सत्ता में रहेंगे तभी हमारी बात थाने पर दरोगा भी सुनेगा, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम भी सुनेगा, और सत्ता में रह करके हम विकास की योजनाएं हम अपने साथ गांव तक, घर तक पहुंचा सकते हैं। तो एकदम खुशी है धरातल पे। कोई सोचे, ओम प्रकाश राजभर पर लोगों का विश्वास है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद दूसरी बार उत्तर प्रदेश में पहली बार कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया है, उनके लिए, अपने लिए नहीं। वो जान रहा है, विश्वास उसको हो गया कि हमारा नेता हमारे लिए। और पहला नेता आप देखे होंगे ओम प्रकाश राजभर को, जो सदन में, चाहे वो पत्रकार आयोग का मामला रहा हो, चाहे फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का मामला, पहली बार विधानसभा के अंदर बोला। और जो मैं सड़क पे बोलता हूं, जो आपके सामने बोलता हूं, वही सदन में बोलता हूं। इस बात से हमारे समर्थक बहुत खुश रहते हैं कि हमारा नेता एक ही बात बोलता है, चाहे दिल्ली बोले चाहे लखनऊ। बेंगलुरु में भी एक बैठक हो रही है, बड़ी चर्चाएं उसको लेकर। उसके लिए आपने कभी कोशिश नहीं की कि उस बैठक में, एनडीए में जाने से पहले उस बैठक में भी कहीं कुछ अपना योगदान दिया जाता या उधर की तरफ रुख किया जाता? देखिए, वो विपक्ष की बैठक है, 24 के बाद विपक्ष मजबूत बने, इसके लिए वो है। वो लोग जान गए हैं कि दिल्ली में जो बैठक एनडीए की हो रही है, वो दिल्ली में 24 में सरकार बनाने की बैठक हो रही है। अब बंगलुरु में जो बैठक हो रही है, वो 24 के चुनाव के बाद विपक्ष, मजबूत विपक्ष बनाने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुभाषपा मजबूत के साथ, पूरी ताकत के साथ एनडीए में शामिल हुई है और आने वाले वक्त में वो एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे और 2027 तक वो मान रहे हैं कि विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाएगा।
कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। तो आज एनडीए की बैठक होनी है, उससे पहले ओपी राजभर को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि कुनबा हम एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमारी जाति की जो भी प्रायोरिटी रही है और एनडीए कहीं हद तक उसे पूरा करेगी, इसलिए मैंने पुराने कुनबे को छोड़ा, नए कुनबे में शामिल हो रहे हैं। तो ओपी राजभर को आप सुन रहे थे, जहां पर वो आगे अपने भविष्य को काफी शानदार देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं सहारनपुर की। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देहरादून अंबाला हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। 2 तरफ से गाड़ी टकराने से यह हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। तो सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून अंबाला हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। जबरदस्त टक्कर थी, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिंदा जलकर मौत हो गई क्योंकि टक्कर जबरदस्त थी। टक्कर होने के बाद गाड़ी में आग लग गई, जिसमें जलकर 4 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 4 जाने इस टक्कर में जा चुकी थी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सहारनपुर से तस्वीर सामने आई, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देहरादून अंबाला हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ है। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ गया है। देवेश, जरा बताइए अभी क्या अपडेट मिल रहा है आपको? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 11:30 और 12 बजे के बीच की घटना है। और ये जो हाईवे है, जो हाईवे का बाईपास है, जो देहरादून से यमुनानगर अंबाला की ओर जाता है, उस पर यह हादसा हुआ है। और ये इसमें 4 लोग थे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष। और ये ज्वालापुर के रहने वाले थे। ज्वालापुर से चलने के बाद ये यमुनानगर किसी काम से जा रहे थे। और यहाँ पुल के ऊपर ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें जो ट्रक है, ट्रक से भिड़ने के बाद गाड़ी पूरी तरह जल गई है। और जलने के बाद इन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं लगा निकलने का, और ये चारों के चारों लोग वहीं पर जलकर खाक हो गए। जी देवेश, सभी कहाँ के रहने वाले थे? क्या एक ही परिवार के थे सभी लोग? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ज्वालापुर के रहने वाले थे और ये नोएडा नंबर की गाड़ी थी। नोएडा नंबर की गाड़ी में जो है ये सवार थे। आल्टो गाड़ी थी, जिसमें ये सवार थे। और इसमें ये जो 4 लोग हैं, एक में एक 70 वर्षीय, मैं बताना चाहूंगा आपको, उमेश कुमार जो 70 वर्षीय हैं, और उनकी पत्नी सुनीता गोयल ये थे। और दूसरे अमरीश जिंदल, और जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष के आसपास थी, और उनकी पत्नी गीता। तो 2 परिवार के लोग थे, पति पत्नी थे। और जो ज्वालापुर के बसंत बिहार के रहने वाले थे। और वहां ये आल्टो कार में किसी काम से यमुनानगर के लिए निकले थे। तो सहारनपुर में जो हाईवे का बाईपास है, उसके ऊपर ये दुर्घटना हुई है। तो हाईवे के पास ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें कार सवार 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की तफ्तीश करी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत